नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा एक स्पेशल लेक्चर है और ये स्पेशल लेक्चर जो है वो है दी माइबर थ्योरम के ऊपर। द माइबर थ्योरम जो है वो बड़ी फेमस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये जो सम्मिश्र विश्लेषण है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सम्मिश्र विश्लेषण ही क्यों बताऊं, जब आप बहुपदों को पढ़ते हैं, बहुपदों के मूल निकालते हैं, इस टाइप की आप जो चीजें करते हैं, तो उसमें आप समीकरण सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो आपको दी माइबर प्रमेय की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कहीं ना कहीं इसका यूज मिल ही जाता है। तो आज हम इसका एक स्पेशल लेक्चर में इसको पूरा समझेंगे, कहाँ से आई, कैसे इसका प्रूफ हुआ, और ये सब होने के बाद अब इसमें कितने अपग्रेडेशन आ गए हैं, कितने इसमें और नए रूप आ गए हैं, वो सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द माइबर प्रमेय। द माइबर प्रमेय क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो और उसकी पावर n हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसको देखते ही कि भाई कॉस थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा हो, उसकी पावर एन हो, तो आप इसको कॉस एन थीटा, ये जो आपका एन है, प्लस आइटा साइन एन थीटा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और एन क्या है? एन पूर्णांक है। एन पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक, चाहे वो माइनस का हो और चाहे वो प्लस का हो। 1 2 3 डैश डैश -1। हाँ, आप 1/2 1/3 ये नहीं ले सकते। एन का मान आपको पूर्णांकों में लेना होगा। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 -2 -3 0 ये ले सकते हैं। तो ये प्रमेय है। तो आपको देखा। अब आप सोचेंगे सर इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल क्या है? कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। बेटा स्पेशल ये है कि अगर आपको राइट हैंड साइड नहीं पता होता, मान लीजिए आपको द माइपर प्रमेय नहीं पता है, तो क्या आप इसको ऐसे खोलते? तो आप इसको ऐसे नहीं खोलते, बल्कि आप क्या करते? अपने द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो लेंदी होती है। क्यों लेंदी होती है? इसलिए कि जब आप बाइनोमियल थ्योरम से a प्लस बी की पावर n जब खोलते हैं, और n जितना ज़्यादा बड़ा होता है, ये फॉर्मूला बड़ा होता चला जाता है। एन सी जीरो ए टू दी पावर n, एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर एंड डैश डैश सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक लास्ट का पद नहीं आ जाता, एन सी एन बी की पावर n। इसमें टोटल जो पदों की संख्या होती है वो n+1 होती है। इसका मतलब अगर आपकी पावर 5 है तो आपको 6 पद मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले 6 पद? इसे ऐसे समझिए कि ये 0, ये 1, ये 2 और ये लास्ट कितना हो गया n। तो 1 से अगर काउंटिंग करें तो n तो ऐसे ही हो जाता है, फिर 0 वाला और है। अगर मैं आपको 0 से लेकर 5 तक संख्याओं को गिनने के लिए बताऊं कि 0 से लेकर 5 तक टोटल कितने नंबर हुए, 0 शामिल करते हुए अगर आपको 5 तक जाना है तो कितने नंबर हुए? 6 हुए। 1 से 5 तक जाते हैं तो 5 है, लेकिन 0 से 5 तक जाते हैं तो फिर 6 हो गए, क्योंकि 0 भी एक नंबर हो गया, तो टोटल 6 नंबर हो गए। तो आप 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से n तक जा रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? n+1। तो जब a प्लस बी की पावर n को आप खोलते हैं द्विपद प्रमेय से, तो आपके पास n+1 पद आते हैं। इसका मतलब अगर n का मान 10 हुआ तो आपके पास 11 पद आने वाले हैं। पावर 50 हुई तो 51 पद आने वाले हैं। सोचिए, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा इसके अंदर तो पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। n का मान 1000 हुआ तो 1001 पद आएंगे। लेकिन डी माइवर प्रमेय को देखिए, ये क्या कह रही है? ये कह रही है नहीं नहीं, पावर चाहे कुछ भी हो, 1 पावर है तब भी 2 ही पद आएंगे, 2 पावर है तब भी 2 ही पद आएंगे, 3 पावर है तब भी 2 ही पद आएंगे, या हजारों 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 लाखों लाखों पावर है तब भी 2 ही पद आएंगे, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। देखिए, तो समझ में आया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने इसको ही द्विपद प्रमेय से खोला होता तो ये एन के साथ साथ ये बड़ा होता चला जाता, लेकिन अगर डी माइवर प्रमेय का उपयोग किया तो ये सिर्फ छोटा हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने द्विपद प्रमेय लगा दी तो लगा दीजिए, आना इतना ही है। आना इतना ही है बेटा, ये फाइनल स्टेज है। डी माइवर प्रमेय है, सबको फाइनल करके इतना कर देता है कि वहाँ आना इतना ही है। ये नहीं कि अगर आप, ये गणित है, ये मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, मैथ्स के अंदर ऐसे वैसे नहीं चलता, सही सही चलता है। तो आप ऐसे, अगर द्विपद प्रमेय सही है लगाइए, द्विपद प्रमेय लगाने के बाद आपका आंसर यही आएगा। सीधा डी माइवर में लगाएंगे तो भी आएगा। ऐसा नहीं कि डी माइवर में सही है ये गलत है, या ये गलत है वो सही है, या वो सही है वो गलत है, ऐसा नहीं होता। गणित के अंदर एक चीज के कई तरीके होते हैं, कोई लंबा तरीका होता है, कोई छोटा तरीका होता है, और अधिकतर हम छोटे तरीके ढूंढते हैं, यही कारण है। ऐसा नहीं कि यहाँ द्विपद में नहीं लग सकते, आप द्विपद में लगाइए, फिर पूरा सॉल्व कीजिए, पता चलेगा कि यही चीज आ रही है। ठीक है ना?
तो ये है द माइबर परमी। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ ले कि इसमें ये दी माइबर कौन है। दी माइबर जो है उनका पूरा नाम है अब्राहिम अब्राहिम दी माइबर। अब्राहिम दी माइबर जो है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। फ्रेंच फ्रेंच उनको कहते हैं जो फ्रांस से होते हैं। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। 1667 से लेकर 1753 ये कालखंड रहा था। ये वो समय रहा था जब ये काम करते थे या जब तक ये धरती पर रहे थे। 1667 से लेकर 1753 के बीच इन्होंने काफी कुछ काम किया मैथमेटिक्स के फील्ड के ऊपर। और मैथमेटिक्स के जो फील्ड इन्होंने काम किया उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब सम्मिश्र विश्लेषण, जिसमें आपको ये फॉर्मूला देख रही हैं आप, ये जो फॉर्मूला अभी आप देख रहे हैं इसे दी माइबर फॉर्मूला कहा जाता है। ये सम्मिश्र विश्लेषण का फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फॉर्मूला है, ये इन्होंने दिया। और भी इन्होंने मैथमेटिक्स के काफी फील्ड के ऊपर काम किया। इन्होंने लाप्लास के साथ काम किया, ठीक है। इन्होंने और मैथमेटिशियन के साथ काम किया, तो काफी सारे काम इनके नाम पर हैं। लेकिन जो इनके लिए जिन काम के लिए इनको जाना जाता है, एक है दी माइबर थ्योरम जो परमे जो भी आप देख रहे हैं, या इसको फॉर्मूला बोल दिए दी माइबर फॉर्मूला। एक तो इस फॉर्मूले के लिए इनको काफी जाना जाता है। एक दूसरा काम इनको जाना जाता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए, प्रायिकता सिद्धांत के लिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर ये सेकंड मैथमेटिशियन थे। सेकंड मैथमेटिशियन थे कार्डेनो के बाद। कार्डेनो कौन है, जिनका आपने नाम पहले भी सुना होगा। कार्डेनो मेथड के अंदर त्रिघातीय समीकरण को हल करने के लिए जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने मेथड दिया था कार्डेनो, उन सबसे पहले कार्डेनो ने जो थी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर काम किया था। मतलब पहली बुक लिखी थी, क्योंकि ऐसे तो आप काउंट नहीं कर सकते कि कौन किसने क्या क्या काम किया। हम बुक वाइज बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो कार्डेनो ने थे उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर एक बुक पब्लिश की थी, प्रायिकता सिद्धांत के ऊपर बुक पब्लिश की थी 1560 के अंदर। तो जब उन्होंने ये बुक पब्लिश की तो उसके बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये 1667 में जिनका जन्म ही हुआ है ना, तो थोड़ा सा आगे चले गए तो कम से कम 100 साल बाद तो यही हो गए। कार्डिनल ने जब बुक पब्लिश की थी 1560 में, तो 1667 यानी इनका कम से कम 107 साल बाद तो इनका जन्म हुआ था डी माइबर का। तो फिर बुक लिखने में 20-30 साल और ऐड कर लीजिए तो एटलीस्ट इतना तो रहता ही रहता है। तो 130-140 साल बाद में प्रोबेबिलिटी की दूसरी बुक जो है वो इन्होंने पब्लिश की। तो ये बुक काफी प्रभावी थी। प्रोबेबिलिटी के बारे में काफी अच्छे सिद्धांत, काफी अच्छी चीजें इन्होंने इन्वॉल्व की थी, काफी थ्योरम डेवलप की थी इस बुक के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कहते हैं मील का पत्थर जो रखा गया था वो इसी बुक के कारण रखा गया था। इस बुक में काफी ऐसी चीजें थी जिन्होंने एक्साइट किया मैथमेटिशियन को कि इस थ्योरी को और एक्सप्लोर करें और ज्यादा पढ़े, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो चलिए वापस आते हैं। अब ये जो परमे है, इस परमे का जो उपयोग है वो बहुत रहता है। बहुत कैसे रहता है कि हम जानते हैं अगर a प्लस बी है, a प्लस बी है, उसकी पावर अगर n है तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डी माइबर पर में नहीं लग सकती। डी माइबर पर में नहीं लग सकती। अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन है द्विपद पर में का। आप द्विपद पर में लगाइए और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। द्विपद में लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर यही a प्लस आइटा बी हो जाए, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो फिर आपका तुरंत बचाव में आ जाता डी माइबर में कि भाई मैं संभाल लूंगा। फिर द्विपद में आती है कि बस a प्लस आइटा बी आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये a प्लस बी है, आइटा नहीं है इसमें। आइटा नहीं होने की वजह से ये समिश्र संख्या नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। लेकिन a प्लस आइटा बी आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो हम जानते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसे हम जेड से दर्शाते हैं, उसे हम ध्रुवीय रूप में भी लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म मतलब आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसे पोलर फॉर्म कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो आप ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं। तो अब जैसे आप इसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, इसकी जगह आ जाएगा आपको ये आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, क्योंकि हर समिश्र संख्या का एक ध्रुवीय रूप होता है सिवाय जीरो को छोड़कर। तो इसका ध्रुवीय रूप बन गया। ध्रुवीय रूप बनते आप एन पावर करेंगे, एन पावर करते आर की पावर एन बार। लेकिन इसके ऊपर तो डी माइबर पर में आपकी काम करेगी कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो समिश्र संख्याओं में पावर करने वाली दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि द माइबर पर में संभाल लेती है। द माइबर पर में संभाल लेती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपको कोई पावर निकालनी होती है तो आप उसे ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। ध्रुवीय रूप में लिखने के बाद आप उसे सीधी डी माइबर पर में लगा देते हैं, तो ये काम हो जाता है। ये है इंपॉर्टेंस डी माइबर पर में की। तो चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और बिना प्रूफ के अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है
कि थ्योरम आई कहाँ से, थ्योरम सही है या गलत है। इस सब बातों का जवाब एक ही है कि प्रूफ पढ़ लीजिए, प्रूफ पढ़ लीजिए, व्युत्पत्ति पढ़ लीजिए, है ना, तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूफ करेंगे कि ये बात हर एन के लिए सही है। गणितीय आगमन सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। किसी भी प्रूफ को करने के लिए, किसी भी, अगर कोई चीज है वो नेचुरल नंबर के लिए चल रही है, 1 2 3 4 5, और हर नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत जो है वो एक बहुत बढ़िया औजार है, बहुत बढ़िया टूल है उसे प्रूफ करना। तो हमारा क्या है इसमें कि भाई कॉस थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा जो होता है, ए साइन थीटा की पावर एन जो होता है वो भाई बराबर होता है कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। हम ये कहते हैं कि ये बात प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो इस बात को हम प्रूफ करें कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही है। ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि एन बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 सबके लिए सत्य है ना, इवन माइनस के लिए भी सत्य है। तो माइनस के लिए तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, पहले प्लस के लिए आ जाते हैं कि भाई ये प्लस के लिए सही है, माइनस के लिए भी सही है, ये बात हम बाद में प्रूफ कर देंगे। पहले हम दिखाते हैं कि ये बात प्लस के लिए सही है। तो अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि एन जो है वो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, ये कथन हमेशा सत्य ही पाया जाएगा। तो अब एन के हर मान के लिए जब सिद्ध करते हैं आप, तो आप गणितीय आगमन सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर 1 या 2 के लिए प्रूफ करना होता तो आप एन का मान 1 या 2 रख के निकाल लेते। लेकिन अगर आप एन का मान अब 1 2 3 से लेकर 1000 तक भी रखते हैं, तो इससे इस बात को पता चल जाएगा या ये बात कंफर्म हो जाएगी कि 1000 तक ये सत्य है। 1001 के लिए सही है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने 1000 तक चेक किया तो 1000 तक सही है। फिर आपने 10,000 तक चेक कर दिया तो ये 10,000 तक सही है, 10,001 पे सही होगा नहीं होगा दोबारा चेक कीजिए। तो इस तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते इसको, है ना, इस तरीके से आप एन के सभी मानों के लिए प्रूफ नहीं कर सकते। तो जो हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत है इसका एक लेक्चर आपको देखना चाहिए गणितीय आगमन सिद्धांत का, क्योंकि बहुत जबरदस्त थ्योरी है गणितीय आगमन सिद्धांत की। और आपने देखा होगा कि जब आप 11th क्लास में आते हैं तो पहली बार सिद्धांत को समझते हैं। अब आपने इसकी जो गहराई है वो आपने समझी या नहीं समझी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक गणितीय आगमन सिद्धांत की एक बार गहराई जरूर समझे, क्योंकि बहुत जबरदस्त सिद्धांत है ये। जब गणितीय आगमन सिद्धांत किसी को पास कर देता है तो विश्वास कीजिए वो हर नेचुरल नंबर के लिए सही पाया जाएगा, गारंटी है। क्योंकि थ्योरी इतनी गजब है, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत गजब है। चलिए फिलहाल तो मैं आपको ये नहीं समझा सकता, लेकिन मैं गणितीय आगमन सिद्धांत लगा के, क्योंकि अगर आपने देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। गणितीय आगमन सिद्धांत में पहले होता है एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 के लिए एन का मान 1 रख दिया तो ऑब्वियसली बात है एन बराबर 1 के लिए दोनों साइड बराबर होगी। क्यों होगी? कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर यहाँ 1 आ गई, इस साइड में कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। एन का मान 1 रखने पर तो दिख रहा है कि एलएचएस बराबर आ रहा है आरएचएस। तो कोई डाउट नहीं है कि एन बराबर 1 के लिए कोई झंझट है, एन बराबर 1 के लिए ये बात एकदम सही है। अब जब एन बराबर 1 के लिए सही होती है तो गणितीय आगमन सिद्धांत का जो दूसरा स्टेप है वो कहता है कि माना एन बराबर के तक सत्य है। ये जो बात कही गई है किसी भी एक संख्या के तक ये बात सत्य है। इसका मतलब अगर मैं के तक इस बात को लिखता हूँ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर अगर मैं के लेता हूँ तो ये बात सही पाई जाएगी, यानी कॉस के थीटा प्लस आइटा साइन के थीटा। यहाँ तक ये बात सही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अगर मैं के की जगह के प्लस वन रखूँ तो क्या ये के प्लस 1 के लिए भी सही होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है एन बराबर के तक सत्य है। अब अगर ये के तक सत्य है तो क्या के प्लस 1 तक के लिए भी सत्य है क्या, है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या ये के प्लस 1 के लिए सत्य है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से गुणा कर देते हैं। दोनों साइड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से गुणा करने पर अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, जो चीज अगर पहले से ही बराबर है और मैं अगर उसे दोनों साइड सेम संख्या से गुणा कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों ऑलरेडी देखिए ना बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ इसका मतलब ऑलरेडी ये बराबर है। तो बराबर है तो मैं वो सेम संख्या से इधर भी गुणा करने वाला हूँ इधर भी गुणा करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर बराबर नहीं होते फिर गुणा करता तो फिर बराबर नहीं होते, लेकिन ये तो ऑलरेडी बराबर है तो इसका मतलब गुणा करने के बाद भी बराबर ही रहेंगे। तो मैंने दोनों साइड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से दोनों तरफ गुणा कर दिया। कॉस के थीटा प्लस आइटा साइन के थीटा
कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इस साइड तो आपको साफ दिख रहा होगा कि एक पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पे k पावर है, यहाँ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पे 1 पावर है। तो टोटल इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड तो आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर होगी k+1। ठीक है, कॉस k थीटा से गुणा करने पर कॉस, इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल दीजिए। ब्रैकेट को खोलेंगे तो कॉस k थीटा पहले जाके इससे गुणा होगा, कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉस k थीटा इससे गुणा होगा प्लस आइटा कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आइटा साइन थीटा इससे गुणा होगा आइटा साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आइटा इंटू आइटा स्क्वायर जो माइनस हो जाएगा साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपको, कौन से? कॉस k थीटा कॉस थीटा माइनस आइटा साइन k थीटा साइन k थीटा। ये हो गया k थीटा का नाम अगर a रख लूँ, थीटा का नाम b रख लूँ, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो ये कॉस a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये बन गया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस b का। किसका होता है? कॉस a प्लस b का। a क्या हो गया? k थीटा प्लस थीटा। इनमें से आप आइटा कॉमन निकाल लीजिए, आइटा आइटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का। ए की जगह है के थीटा और बी की जगह है थीटा, k+1 थीटा प्लस आइटा साइन k+1 थीटा। तो भाई देखिए, ये तो वैसे ही काम कर रहा है यार, ये तो k+1 के लिए भी वैसे ही काम कर रहा है। देखा, जैसे ये k के लिए काम करता था वैसे ये k+1 के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब ये बात k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य है। समझे बात? अगर k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य है। लाइन समझ रहे कि आपका जो कथन है k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य है। पकड़िए इस लाइन को, k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होगा। समझे लाइन को? अगर k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो हमने पहले प्रूफ किया था शुरुआत में, एकदम स्टेट 1 पे किया था कि n बराबर 1 के लिए सही पाया गया था, LHS बराबर 1 था। तो ये रहा k बराबर 1 के लिए सत्य है। अब k बराबर 1 के लिए सत्य है तो ये प्रमेय कहती है अगर k के लिए सत्य है तो k+2 के लिए भी सत्य है, तो 1 के लिए सत्य है तो फिर 2 के लिए भी सत्य हो गया। ठीक है, अगली बार 2 को यहाँ ले आइए, अगर 2 के लिए सत्य हो गया तो फिर 3 के लिए भी सत्य हो गया, फिर 3 को यहाँ ले आइए क्योंकि 3 के लिए सत्य है, तो 3 के लिए सत्य है तो फिर क्या हुआ? 4 के लिए सत्य हुआ। तो ये तो चेन अनंत समय तक चलती रहेगी। इसका मतलब ये बात हमेशा सत्य है। इसलिए गणितीय आगम सिद्धांत की ये कलाकारी होती है। गणितीय आगम सिद्धांत क्या करता है? ये एक स्टेटमेंट प्रूफ करवा लेता है कि अगर k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य है। तो फिर अगर k 5 है, 5 के लिए सही हुआ तो फिर 6 के लिए भी हुआ, 6 के लिए हुआ तो 7 के लिए भी हुआ, 7 के लिए हुआ तो 8 के लिए, 8 के लिए तो 9 के लिए। और फिर वो चैन शुरू कहाँ से हो जाती है? k बराबर 1 से। k बराबर 1 से चैन शुरू हो जाती है, क्योंकि गणितीय आगम सिद्धांत में आप 1 के लिए तो चेक करते ही हैं, तो आप यहाँ 1 रखेंगे, 1 के लिए सही है। ये तो कह रहे ना, यदि मतलब कोई भी मान है उसके लिए सही होना चाहिए। तो k बराबर 1 के लिए सत्य है, चेक कर चुके हम, चेक कर चुके, और हम ये भी चेक कर चुके कि k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य है। तो k बराबर 1 के लिए सत्य है तो 2 के लिए भी सत्य है। अब 2 के लिए सत्य है तो फिर 3 के लिए भी सत्य है, 3 के लिए सत्य है तो 4 के लिए भी सत्य है। फिर ये चैन लगातार इनफाइनाइट टूट तक चलती रहती है। अतः वो जो कथन होता है वो सबके लिए सत्य हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पे प्रूफ कि n बराबर 1 2 3 प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। 0 के लिए ये वैसे सत्य है, क्योंकि अगर n बराबर 0 लेते हैं तो cos थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, इस साइन की पावर 0 करें तो किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब ये LHS में हो गया, RHS में n का मान 0 रखेंगे तो cos 0 थीटा प्लस आइटा साइन 0 थीटा, cos 0 का मान 1, आइटा साइन 0 का मान 0, तो ये कितना आ गया? 1 बराबर 1। तो इसका मतलब n बराबर 0। देखिए, गणितीय आगम सिद्धांत से आप n बराबर 0 के लिए प्रूफ नहीं कर सकते, वो प्राकृत संख्याओं के लिए वो प्रूफ हो गया। n बराबर 0 इससे प्रूफ हो गया।
अब हम माइनस के लिए प्रूफ करते हैं कि ये माइनस के लिए भी ये काम करेगा। ये जो नियम है ये माइनस के लिए भी काम करता है। माइनस के लिए cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर माइनस है, कि ये माइनस एन के लिए भी, मतलब माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3 के लिए भी ये काम करती है। तो माइनस की पावर है तो इसे आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस एन। अब पावर प्लस में होते ही तो आपने डी माइबर में प्रूफ कर ही रखी है, प्लस के लिए तो आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो लगा दीजिए बस cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा हो गया, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। अब अगर हम इसे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दें तो कर सकते हैं ना, वो तो एक ही बात है, cos n थीटा माइनस साइन आइटा साइन n थीटा से गुणा और इसी का भाग देने पर तो ऊपर हो जाएगा cos n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा, नीचे हो जाएगा cos का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, नीचे आ गया 1 cos माइनस। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले आप सोचिए बताइए, अगर गलत लिख रहा हूँ तो बताइएगा और सही लिख रहा हूँ तो हाँ भरिएगा। माइनस एन थीटा प्लस आइटा साइन माइनस एन थीटा, अगर इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दिक्कत, क्यों, क्योंकि cos पे अगर कोण माइनस का हो या प्लस का हो इससे कोई फर्क cos को तो पड़ता ही नहीं। तो cos में अगर मैंने n को माइनस एन लिख लिया तो इसमें cos में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। साइन में माइनस का फर्क पड़ता है, माइनस आगे आएगा, माइनस आगे आएगा जो कि ऑलरेडी है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्व करके देखिए, गणित गणित में अगर चीज वापस आ रही है इसका मतलब आपने सही किया। माइनस cos में माइनस हट जाएगा, cos n थीटा आ गया, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आइटा साइन n थीटा, इससे वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, इसका मतलब आपने सही किया। गलत किया होता तो वापस नहीं जा पाते, तो ये सही है। अब आप याद कीजिए आपका इस साइड में क्या था, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी थी, माइनस की n थी, इसका मतलब माइनस n जो है वो जाके कोण के साथ गुणा हो रहा है। तो n अगर प्लस का है तब भी ये गुणा होता है, n अगर माइनस का होता है तब भी गुणा होता है, n अगर जीरो होता है तब भी गुणा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रमेय जो है हर प्राकृत संख्या के लिए, हर प्राकृत संख्या मतलब z के लिए ये बात सही है। यह है डी माइबर प्रमेय का प्रूफ। हमने हर केस के लिए प्रूफ किया, पहले धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रूफ किया, फिर जीरो के लिए, फिर माइनस के लिए, और पता चला कि ये सबके लिए काम करे। यह है डी माइबर प्रमेय का प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा होगा प्रूफ देख के कि कैसे इसको प्रूफ किया गया। बड़ा सिंपल प्रूफ था, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कॉम्प्लिकेटेड तो था इसके बारे में सोचना, ऐसी चीजें सोचना, जैसे अब सुई है, अगर आप कपड़े सिलने वाली सुई को देखें तो लगेगा कि यार ये क्या बड़ी बात है। तो बड़ी बात ये नहीं है कि सुई बड़ी बात है, बड़ी बात है कि पहली बार सोचना, पहली बार ऐसा कुछ सोचना, ये बड़ी बात है। ऐसा विचार हर किसी के दिमाग में नहीं आता, चाहे वो कितना ही सिंपल से सिंपल क्यों ना हो। हाँ, जैसे कोई करेगा और दूसरा उसे देखेगा तो तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये तो मैं भी कर सकता था, कर सकते थे लेकिन किया नहीं ना, इसी ने किया ना, यही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा दिमाग में आता नहीं है। आइए अब इसके बाद में और आगे बात करते हैं कि डी पेपर में जो है वो आगे हमें एन व मूल निकालने के भी काम आती है। एन व मूल, एन व मूल, किसी भी संख्या के आप एन मूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल, घनमूल। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम ले, कोई जेड नंबर ले और उसकी पावर 1/n करें तो इसके टोटल n उत्तर आएंगे। n व मूल करेंगे तो इसके n उत्तर आएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए Z1, Z2, Z3, इस तरीके से जब आप आंसर निकालेंगे तो n, इन्हें nवें मूल कहते हैं, पहला मूल, दूसरा मूल, तीसरा मूल, n मूल आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए 1 की पावर 1/2, अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो दो आंसर आते हैं, 1 और -1। ऐसे ही आप 1 के घनमूल निकालें, 1 की पावर 1/3, घनमूल निकाले तो 3 आते हैं, 1, 2 काल्पनिक, -1 प्लस आइटा √3/2, -1 माइनस आइटा √3/2, ये 3 घनमूल आते हैं। अगर 1 की आप 1/4 पावर करें तो उसके 4 उत्तर आते हैं, 1, -1 आइटा माइनस आइटा। तो इसका मतलब जितना वहां मूल आप निकालते हैं उतने ही आंसर आते हैं। तो ये आंसर, अब 1 के तो मुझे पता थे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ या 5 लिख लूँ या 5 + 2 आइटा लिख लूँ तो फिर ये मूल कैसे निकलेंगे, क्या ये किसी तरीके से निकाले जा सकते हैं? तो बिल्कुल डे माइबर प्रमेय जो है वो आपकी मदद कर सकती है ऐसी चीजों में,
किसी भी संख्या के अगर मूल निकालने तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं डी माइबर प्रमेय की सहायता से। कैसे काम करती है आइए समझाता हूँ। मान लीजिए a प्लस आइटा b है और उसकी पावर n है, 1/n है, और आपको मूल निकालने, तो आपका करना ये होगा कि a प्लस आइटा b को आपको धुरे रूप में लिखना होगा। ये धुरे रूप में लिखा आपने, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1/n, ठीक है। r की पावर 1/n बाहर, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1/n। हाँ बेटा एक बार यहाँ पे आपको रुकना होगा, क्योंकि डी माइबर प्रमेय जो आपने प्रूफ की थी वो आपने प्रूफ की थी पूर्णांकों के लिए, आपने 1/n के लिए प्रूफ नहीं की थी, आपने 1/2 1/3 1/5 के लिए प्रूफ नहीं की थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी माइबर प्रमेय लगेगी, लेकिन उसका एक अलग रूप आएगा, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। वो होगा cos 2k पाई प्लस थीटा बटे n प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बटा n। इस फॉर्म में डी माइबर में काम करती है। अब यहाँ k क्या है, k 0 से शुरू होगा, 1 2 3 से लेकर n-1 तक जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप k के मान रखते जाएंगे, आप k करके सारे आंसर आ जाएंगे। जब आप k का मान 0 रखेंगे तो आपको पहला आंसर, k बराबर 1 पे दूसरा आंसर, k बराबर 3 पे 4 पे 5 पे, हर k पे आपको एक आंसर मिलता जाएगा। तो यह है डी माइबर प्रमेय का उपयोग, एप्लीकेशन, जिसकी सहायता से आप कोई भी n मूल निकाल सकते हैं, सारे के सारे निकाल सकते हैं। आप k का मान रखते जाइए, सारे निकल जाएंगे 1 बाय 1 करके, A to Z निकल जाएंगे, जितने भी आपको निकालने हैं, जितने आने चाहिए सारे के सारे ही आपके निकल जाएंगे। लेकिन पहले ही बात याद रखिएगा, दूसरे रूप में बदलना होगा, उसके बाद में इस तरीके से लगाना होगा। थोड़ा सा चेंजेस है, ये बदलाव है, क्योंकि ये n नहीं बल्कि 1/n है, थोड़ा सा बदलाव रहेगा। लेकिन जब आप लगाएंगे तो आराम से आपके आंसर सारे मूल आ जाएंगे, सारे शुरू से लेकर एंड तक जितने मूल हैं सबके सब आ जाएंगे। जो भी मैंने बताया ना आपको, ये वो ये क्यों 50 मूल हो 50 निकल जाएंगे। आप मान रखते जाइए के का सारे मूल आपको निकल जाएंगे। ये बड़ा ही आसान तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। कोई आपसे कहे 1 प्लस आइटा अंडर रूट 3 है और उसकी पावर 1/5 या 1/6 करवा रहा हूँ आपसे कि ये 1/6, ये निकाल के बताइए। इसके 6 के 6 मूल निकाल के दिखाइए, 6 के 6 मूल निकाल के दिखाइए। तो बिल्कुल, अभी इसको पहले दूसरे रूप में बदलते हैं, ठीक है। पूरे सवाल को 2 से गुणा और 2 का भाग देने पर, हम 2 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया। अब देखिए ये बड़े ही आराम से दूसरे रूप में बदल चुका है। cos 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/2 को sin 60 लिख सकते हैं। ये बन गया आपका दूसरे रूप। अब उस पर कितनी पावर करनी है, 1/6 पावर, तो 1/6 पावर कर दीजिए। cos π/3 प्लस आइटा sin π/3 की पावर 1/6। अब 2 की पावर 1/6 बाहर, और ये हो जाएगा cos 2k पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह है π/3 बटा n, n है 6, प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस π/3 बटा 6। 6 मूल है ना, तो k का मान 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, 5 तक। अब एक एक का मान एक एक करके आप रखते जाइए, आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे, 6 के 6 आंसर मिल जाएंगे। k का मान 0 रखने पर पहला आंसर, k का मान 1 रखने पर दूसरा आंसर, k का मान 2, k का मान 3, 4 और 5, सभी k के मानों पे आपको आंसर मिलते जाएंगे। ये सबसे ही जबरदस्त बात है। तो मैंने कहा ना, आप 1/6 क्यों, आप 1/10 कीजिए ना, 1/15 कीजिए, 1/1000 कीजिए। ये आपको कोई भी पावर पे कोई भी मूल निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हैं। यही इस मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द माइबर प्रमेय, एक्सटेंशन ऑफ द माइबर थ्योरम या द माइबर प्रमेय का विस्तार। अब जैसे जैसे आप जानते हैं, जब कोई नई चीज आती है मार्केट में तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही पता चल जाता है कि ये है तो फिर उसके नए नए रूप, नई नई चीजें निकलने लगती है, बल्कि लोग उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस काम को भी बहुत आगे बढ़ाया गया। डी माइवर प्रमेय का जो है, ये देखा गया कि डी माइवर प्रमेय जैसी प्रमेय जो है, क्या वो और भी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो जवाब आया कि हाँ, ये हाइपरबोलिक फंक्शन पे भी काम करती है। जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उन पे भी काम करती है। हाइपरबोलिक फंक्शन का मतलब अति परवलयिक फलन। जो आपके अति परवलयिक फलन होते हैं, अति परवलयिक फलन हाइपरबोलिक वाले, उन पे भी ये काम करता है। यानी अगर आपके पास cos हाइपरबोलिक x
प्लस आयटा, ये हाइपरबोलिक है बेटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर एन अगर आपके पास है और एन एक प्राकृत संख्या है, वो या फिर नेगेटिव है या फिर जीरो है, मतलब पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस आयटा साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। ये लीजिए, हाइपरबोलिक पे भी ये थ्योरम काम करती है। इवन हाइपरबोलिक पे ही नहीं, ये तब भी काम करती है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, मतलब सम्मिश्र फलनों पे भी काम करती है ये। सम्मिश्र फलन का मतलब है कि अभी तक तो आप थीटा के लिए बात कर रहे थे, अगर थीटा की जगह कॉम्प्लेक्स हो तो, मतलब अगर सम्मिश्र फलन हो तो जवाब आता है कि हाँ ये तब भी काम करते हैं। मतलब इस बार मैंने कॉस जेड लिया, कॉस जेड प्लस आइटा साइन जेड, जेड जो है वो एक सम्मिश्र संख्या है और उसकी पावर अगर एन करते हैं तो उस पर भी ये काम करती है। बताओ, कॉस एन जेड प्लस आइटा साइन एन जेड, उस पर भी ये परमें काम करती है। और उस पर भी नहीं, ये परमें मैट्रिक्सों पे भी काम करती है। अब बस मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ही मिलेगी, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मिलेगी। ये जो मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की अगर आप एन पावर करें, मतलब इस मैट्रिक्स को एन बार खुद से गुणा करें, तो ये आपको वही रिजल्ट देगा जो डी माइपर में देती थी, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। तो ये देखिए, ये मैट्रिक्स पे भी काम करती है। तो इसके जो कई रूप है, आगे क्वारंटीन भी है, उन पे भी काम करती है। लेकिन ये फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक बार अपने आप को लिमिट करते हैं हम तीन चीज़ों पे। हाइपरबोलिक पे काम करती है, कॉम्प्लेक्स पे काम करती है, मैट्रिक्स पे भी काम करती है, यानी इन चीज़ों पे भी ये थ्योरम काम करती है। मतलब रूप थोड़े बदल के होंगे, ये बात है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स होंगी, ऑब्वियसली बात है, हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक होंगे, कॉम्प्लेक्स वाले में कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन ये तब भी काम करती है। तो ये है द माइपर परमें, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। जब आप 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बार पढ़ते हैं तभी ये आ जाती है। फिर जैसे जैसे आप आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग आपको मिल ही जाता है। तो आपने समझ लिया, इसका प्रूफ भी समझ लिया कैसे है, इसके थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपने जान लिया कैसे है। फिर भी अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई, अगर आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, शुक्रिया।